स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। एक दिन पहले तक सत्ता का आनंद ले रही लालू फैमिली की मुश्किलों का अब नया अध्याय शुरू हो गया है। पहले कल बिहार की सत्ता हाथ से निकली, अब उसके 24 घंटे के अंदर लालू यादव को ईडी के सामने हाजिरी लगानी पड़ रही है। लालू यादव पहले ही चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, अपनी सजा काटकर कुछ समय पहले बाहर निकले हैं और अब उन पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते 2004 से लेकर 2009 तक जमीन लेकर ग्रुप डी की नौकरियां देने का आरोप है और इसी सिलसिले में ईडी ने उन्हें पेश होने का समन भेजा था। इस मामले में पूरा लालू परिवार ईडी की जांच के दायरे में है। आज लालू यादव पेश हुए हैं। लालू के ईडी दफ्तर पहुंचने पर वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अब कल ईडी ने तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। जब लालू ईडी के सवालों का जवाब देने पहुंचे हैं तो उनकी बेटी मीसा भारती पटना के शक्तिधाम मंदिर पहुंची। क्या कहा मीसा ने और क्या कहा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने, पहले वो आपको सुनाते हैं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है तो ईडी सवाल तो पूछेगी। कोई आपत्ति नहीं है। क्या केंद्रीय एजेंसी लालू जी को जबरदस्ती इस तरीके से फोर्स कर रही है, बार-बार मैडम समन कर रही है? अब आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। मीसा जी क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कह रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो मीसा भारती ईडी दफ्तर के ठीक सामने एक मंदिर है, वहां पर बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं लालू यादव से जब पूछताछ खत्म हो जाएगी। तर्क ये दिया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मीसा भारती अंदर जाना चाहती थी लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली है। ईडी ने लालू यादव को 27 दिसंबर 2023 को दिल्ली पेश होने को कहा था। तब लालू ने पेश होने की जगह अपने वकील के जरिए जवाब भेज दिया था। उसके बाद ईडी की टीम पटना में राबड़ी देवी के घर पर पहुंची और नोटिस थमाकर पटना में ही उसके सवालों का जवाब देने को कहा। अब लालू यादव से पीएमएलए एक्ट के तहत बयान दर्ज किए जाने हैं। ईडी लालू और उनके परिवार के खिलाफ कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी है, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी समेत कुल 7 लोग आरोपी हैं। इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को ही समन नहीं मिला है, बल्कि पूरा लालू परिवार ईडी की जांच के लपेटे में है। आज लालू पेश हुए हैं, कल ही इस मामले में तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। तो राबड़ी देवी को कोर्ट ने 9 फरवरी को दिल्ली की अदालत में पेश होने को कहा है। 9 फरवरी को लालू और राबड़ी देवी की 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव की भी कोर्ट में पेशी होनी है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते जमीन लेकर ग्रुप डी की नौकरियां देने का आरोप है, तो राबड़ी देवी पर आरोप है कि पूरी साजिश में शामिल थी और जमीन बेटियों के साथ साथ उनके नाम पर ट्रांसफर हो गई। तेजस्वी को समन इसलिए भेजा गया है क्योंकि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला उनके नाम पर आवंटित है। ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर तेजस्वी के पास इस बंगले का पैसा कहां से आया। इस बंगले की अभी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है, लेकिन इस मामले के आरोपी अमित कात्याल ने तेजस्वी को इसे महज 4 लाख रुपए में बेचा था। मीसा भारती और हेमा यादव पर पिता लालू यादव के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट में दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है और इसी मामले में पूरे परिवार पर इस वक्त शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये डबल झटका इस वक्त आरजेडी को लग रहा है, लालू यादव को लग रहा है। एक तरफ सत्ता का सुख भी चला गया तो दूसरी तरफ अब ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। इसी पर आइए करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है राहुल महाजन, वरिष्ठ पत्रकार, समीर चौगावकर, सीनियर जर्नलिस्ट और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, अब बिहार में जो चल रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अब सत्ता भी हाथ से चली गई। अभी तक जिस ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश की जा रही थी उसके सामने भी अब पेश होना पड़ रहा है और मुश्किल सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे और हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसको देश में बहुत गंभीरता से सुना जाना चाहिए। रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव लोगों को नौकरियां दिलाते हैं और ज़मीन अपने नाम पर लिखवा लेते हैं, अपने परिवार के नाम पर लिखवा लेते हैं। अब अभी जो खबर में ही आपने बताया कि 4 लाख में उनको करोड़ों का बंगला मिल जाता है। अब हम लोग तो सामान्य तौर पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई किसी इलाके में जो सर्किल रेट है
उससे बहुत महंगी जमीन ना हो, क्योंकि अगर उससे बहुत महंगा हो जाएगा तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो संकट है। ठीक है, जिनके पास अनाप शनाप रकम है उनको तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये सामान्य सरकारी रेट और कितने की जमीन कितने में खरीद बेच वो सब है ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि जमीन आप अपनी सिर्फ इसलिए लिख दीजिए क्योंकि आपको नौकरी दे दी जाएगी। और किसको वो नौकरी दी जा रही थी? उन गरीब लोगों को नौकरी दी गई है जो 12 अलग अलग जोन में रेलवे में काम कर रहे हैं, जिस पर बाकायदा रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे के 10 बड़े अधिकारियों से पूछताछ बहुत पहले हो चुकी है, जिसकी पूरी कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी न तो केंद्र में शासन में थी न राज्य में शासन में थी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जो आरोप हैं वो आरोप किसी ने साजिश के तहत सिर्फ आरोप भर नहीं लगाए, उस पर बहुत पुख्ता प्रमाण है, एक तय प्रक्रिया के तहत, एक न्यायालय में जो तथ्य गए हैं उसके तहत, और अब जो एजेंसी नए सिरे से जांच कर रही है उसके तहत ये पूछताछ हो रही। अब संयोग एक ऐसा बन गया कि अभी तुरंत उनके परिवार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि कल तक तो तेजस्वी कह रहे थे कि हम ही सरकार चला रहे हैं, और कल दोपहर के बाद से वो सरकार में ही नहीं रहे और अब तो सरकार विरोधी हो गए। तो ये एक स्थिति बनी। लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला गंभीर है और उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें राजनीति करने की गुंजाइश बननी नहीं चाहिए। लेकिन अभी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जो लिखा है कि मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब है, कुछ हो गया तो उनके साथ एजेंसी और सब, तो ये थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा और अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उसमें बच जाएगा। और देखिए, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, तो तेजस्वी यादव का कल दिया हुआ बयान भी सामने आ रहा है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। कल वो कह रहे थे कि अभी बिहार में खेला होना बाकी है, लेकिन फिलहाल उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, ये अभी उन्हें तय करना है। और ये देखना है राहुल जी, कम से कम उन्हें, कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है और क्या नैरेटिव अब उन्हें सेट करना है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं उन पर। देखिए, ये आरोप पहले से हैं। देखिए, जिस तरह से इस पूरे केस को जिन लोगों ने देखा है, बड़े ही शातिर तरीके से इसमें काम किया गया। पहले जो है एक व्यक्ति को जो है वो जॉब ऑफर की जाती है, उसको टेम्परेरी रखा जाता है, फिर उसे परमानेंट किया जाता है। वो परमानेंट तब होता है जब आप ज़मीन जो है बेच देते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को, फिर वो ज़मीन जो है आगे किस तरह से बड़े दामों पे बेची जाती है। तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से जो आरोप लगे हैं उसमें ये साफ आता है कि किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से ये भ्रष्टाचार किया गया है। जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो लालू प्रसाद यादव की जितनी परिवार के जो नाम आ रहे हैं, उनको ये ज़रूर जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने जनता को लूटा है, किस तरह से उन्होंने बिहार को लूटा है। इसका जवाब तो उन्हें बिहार की जनता को देना ही पड़ेगा, और ये मुश्किल होगा उनके लिए देना कि वो किस तरह से। देखिए, पहले भी आरोप आरजेडी के पूरे उस पर यही लगते रहे कि उन्होंने बिहार को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, जंगल राज रहा है। तो अगर ये आरोप सही हैं और ये सही निकलते हैं तो लालू प्रसाद यादव और उनकी परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय होने वाला है। और अब तो नीतीश कुमार भी अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार जब अलग हुए तो उनके पार्टी के नेता भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जमीन ली गई नौकरी देने के बदले। कल ये जोर शोर से बयान दिए गए, 1-2 दिन पहले से ये बयान दिए जा रहे हैं। तो ये मुश्किलें लालू यादव की कितनी खड़ी करेगी। और क्या इसे समीर जी ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि एक तरफ आप बिहार में खेला करने की बात कर रहे हैं, आप बिहार की राजनीति पर फोकस्ड होना चाहते हैं, लेकिन उधर आपको ईडी ने भी इंगेज कर लिया है, आपको ईडी के सामने भी पेश होना है और आपको तमाम आरोपों के जवाब भी देने हैं, बताना है आपको कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। जो आरोप आप पर लग रहे हैं, जो जमीन के लेन देन की बात चल रही थी, वो कितना सच और कितना झूठ। देखिए, सरकार तो आती जाती रहेगी। आज लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन जो भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव ने किया था उससे भी रेलवे मंत्री रहते हुए नहीं किया कि 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों को नौकरी देने के बदले में रेलवे में जमीनें अपने नाम से करवा ली थी। करोड़ों रुपए की जमीनें कौड़ियों के दाम अपने करवा ली थी। सिर्फ मामला ये भर नहीं है, मामला इससे आगे भी खुलेगा। और ईडी के पास और सीबीआई के पास जो जानकारी है वो एक बड़े स्कैंडल की जानकारी आ रही है कि जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ था और पैसों के लेन देन की भी इसके अंदर जानकारी है। पहले आपने मुख्यमंत्री रहते 15 साल बिहार को लूटा, चारा घोटाला किया, उस पर आरोप तय हुए, आपको सजा हुई, आप जेल से बाहर आए, और अब आपके ऊपर केंद्र में मंत्री रहते हुए आरोप लगे हुए हैं और उसकी जांच चल रही है। मुझे लग रहा है लालू प्रसाद यादव का पूरा राजनीतिक जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। जब मुख्यमंत्री रहे तो भ्रष्टाचार करते रहे, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे और केंद्र में जब मनमोहन की सरकार में केंद्र में मंत्री बने तो वहां पर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। मुझे लग रहा है बिहार की जनता ये देख रही है और पूरे देश की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरीके से बिहार के अंदर इन्होंने लूटतंत्र का इस्तेमाल किया था। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के लिए अब चुनौती
बढ़ने वाली है। सत्ता तो चली गई, मुझे लग रहा है अब जेल जाना भी इनका तय है, क्योंकि सीबीआई के पास और ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, और बार बार जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने बुला रही थी और ये बचने की कोशिश कर रहे थे, बताता है कि ये इस बात को जानते हैं कि इनके भ्रष्टाचार की जो जानकारी है वो जांच एजेंसी को मिल चुकी है, उनका जेल जाना तय है। और आप देखिए, सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, आज बिहार से सटे हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूछताछ में शामिल किया गया उनको, और 10वीं बार उनको बुलाने के बाद आज वो इसमें शामिल हुए ईडी की जांच में। हालांकि इसके पहले भी हेमंत सोरेन झारखंड में शामिल हो चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि आज भारत की राजनीति में एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए ईडी के जांच का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी इस मामले को लेगी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ईडी इनको लगातार बुला रही है और नोटिस पर नोटिस दे रही थी और लालू प्रसाद यादव बच रहे थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनकी दूसरी बेटी और तेजस्वी यादव, ये सब इस मामले में जाएंगे। और जो तेजस्वी यादव का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जिस बंगले की बात की जा रही है, उसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 250 करोड़ रुपए है, और वो उन्हें सिर्फ 5 से 8 लाख रुपए के अंदर मिला था। ये बताता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने उस मकान को लेकर किया था। मुझे लगता है आने वाले दिनों में उस मकान को भी सील किया जाएगा और ये सब ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में होंगे। देखिए, एक तरफ ईडी और पूछताछ कर रही है, लालू यादव आज ईडी दफ्तर में पेश हो गए हैं। कल ही सत्ता उनके हाथों से गई है, कल ही सत्ता पलट बिहार में हुआ है, और सत्ता पलटने के बाद अब नीतीश कुमार भी फिलहाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अब लगातार बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक आज उन्होंने बुलाई, और इस बैठक में तमाम जो नए मंत्री हैं वो शामिल हुए। इसके साथ ही साथ जो एमपीज हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपी हैं जेडीयू के, उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं, उनके साथ भी मंथन कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों पर फोकस नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ आरजेडी है जो फिलहाल आप कह सकते हैं कि कम से कम हाशिए पर नजर आ रही है, उसके हाथ से फिलहाल पूरी की पूरी बाजी निकल गई है, कम से कम सरकार बचाने में तो कामयाब आरजेडी नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार जेडीयू को एनडीए में शामिल कर चुके हैं, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, और आज सुबह से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, बैठक के साथ ही साथ वो अपने एमपीज के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में कैसे उन्हें जीत हासिल करनी है, कैसे अपनी पार्टी का वजूद बढ़ाना है, और कैसे उन्हें एनडीए की सीटों को बढ़ाना है, इस पर भी अब चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से अब एक्टिव हो गए हैं हर्षवर्धन जी, ये तो समझा जा सकता है कि ये उनके लिए कितना जरूरी था, और वो कितना शिद्दत से चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वो महागठबंधन को छोड़ें, एनडीए में शामिल हों, ताकि लोकसभा में जो बची कुची उनकी साख है उसे तो कम से कम वो काबिज रख सकें, उसे तो कम से कम बना के रख सकें। लेकिन नीतीश जी के लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि कैसे मतलब बहुत कड़ा कलेजा है उनका, कैसे आज वो बैठक में बैठे होंगे तो वही सारे लोग उन सब के साथ वो बात करते हुए, तो कड़े कलेजे वाले आदमी हैं। और पिछले 1 दशक में नीतीश कुमार का वो चेहरा भारत की राजनीति ने देखा है जो मौका परस्ती की मिसाल है। मतलब अब कोई ये कहेगा, और मुझे कल यूं ही ध्यान में आया, फिर मैंने लिखा भी अभी कि जनता दल यूनाइटेड में तो यू वैसे ही है जेडीयू, तो यू टर्न तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहें तो नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे से पता था कि नरेंद्र मोदी के बिना लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के लिए, जो प्रशांत किशोर कहते थे ना कि 5 सीट जीत जाए तो बड़ी बात है, वही स्थिति होने वाली थी। अब सवाल यह है कि क्या जो 2019 का समीकरण था उसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से एक तरह से कहें कि कमजोर पार्टी दिखती थी, लेकिन जब हम 24 की बात कर रहे हैं तो 78 सीटों पर बीजेपी खड़ी है, 44-45 सीटों पर जेडीयू खड़ी है, तो क्या अब भी पुराना वाला समीकरण होगा? सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये नीतीश जी को भी समझ में आ रहा होगा कि पुराना जो 17-17 वाला फॉर्मूला है वो नहीं चल सकता है, क्योंकि सिर्फ 6 सीटें बचेंगी। तब तो रामविलास पासवान जी थे, अभी तो बड़ी मुश्किलें हैं, चिराग जी हैं, पशुपत पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो मुझे लगता है नए सिरे से कैसे सीटों का समीकरण तालमेल बिठाया जाएगा एनडीए में, और मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी वो चाह रही होगी। और मुझे लगता है कि सच्चाई के आधार पर देखें, धरातल के आधार पर देखें, तो नीतीश जी को भी लगेगा कम से कम जो सीटें हमें मिले वो हम जीत रहे हैं, तो यानी विनिंग सीटें हमें मिल रही। यहां जो इंडिया ब्लॉक था उसकी तरह नहीं है कि आपको सीटें मिलेंगी तो जीतेंगे कौन सी, यहां जो आप लड़ेंगे वो जीतेंगे, तो 40 की 40 सीटें जीतेंगे। लेकिन उसका जो कहें कि योजना जो बनाने का काम है वो दिल्ली कर रहा है, नीतीश जी को सिर्फ उसमें उनकी जो भूमिका है वो भरनी बानी है, इससे ज्यादा मैं देखता नहीं। 17 सीट पिछली बार नीतीश कुमार लड़े थे, और इस बार भी 17 सीट की उम्मीद लगाकर ही वो एनडीए में वापस आए होंगे। समीर जी, तो क्या इस बार मुश्किल है जेडीयू के सामने कि आप 17 सीट भी पा जाएं एनडीए से, उस पर जीत भी हासिल कर लें? एनडीए के सामने भी बाकी जो साथी शामिल हुए हैं उनको भी सीट देनी है, उन्हें भी मैनेज करना है, ये भी एक चुनौती है।
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार की अब वो हैसियत नहीं है कि वो सभी की सभी सीट जीत सके जो उन्हें दी जाए। देखिए, पिछली बार भी नीतीश कुमार को 17 सीटें दी थी, नीतीश कुमार 16 सीटें जीते थे, एक किशनगंज की सीट हार गए थे जो कांग्रेस पे जीत गई थी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी 17 सीटें जीत गई थी और पासवान की पार्टी जो 6 सीटें मिली थी वो 6 की 6 सीटें जीत गई थी। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इस बार 22 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती थी बिहार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 22 सीटों पर तैयारी कर रही है लड़ने की, और नीतीश को यह संदेश दे दिया गया है। इसके अलावा नीतीश के 2 राज्यसभा सांसद का कार्यकाल अभी अप्रैल में खत्म हो रहा है, एक अनिल हेगड़े हैं और दूसरे वशिष्ठ नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो नीतीश को यह भी कह दिया गया है कि आप एक सांसद भेजेंगे और दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद राज्यसभा जाएगा, उसमें आपके बचे हुए सांसदों को सपोर्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अब उनकी इतनी स्थिति नहीं है कि वह 17 सीटों की लड़ सके, क्योंकि चिराग पासवान भी 6 सीटों पे अड़े हुए, तो चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद मुकेश सहनी, ये सब एनडीए में जुड़े हुए हैं, तो सबको एडजस्ट करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें वह पूरा सम्मान नहीं देगी जो 2019 के चुनाव में दिया था कि अपने सिटिंग 4 से 5 सांसदों का टिकट काटकर नीतीश को ज्यादा सीटें दी थी। इस बार यह है कि नीतीश कुमार के 3 या 4 सीटें लगभग लोकसभा चुनाव में कम होने जा रही है। और जहां तक जो खबर बिहार से आ रही है वो ये आ रही है कि नीतीश कुमार 14 या बहुत ज्यादा हुआ तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे। इससे ज्यादा नीतीश को लोकसभा की सीटें पार्टी नहीं देने जा रही है। अगर 22 सीट वाला फॉर्मूला रहता है राहुल जी, तो बाकी फिर एनडीए में शामिल जो गठबंधन घटक दल हैं उनका फिर क्या होगा? अगर 22 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोकती है, 22 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो आपके साथ नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं जो बार बार बयान दे रहे हैं कि सीटें हमारी कम नहीं होनी चाहिए, आपके साथ हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो ये कैसे मैनेज होगा? जहाँ तक मुझे लगता है वही फॉर्मूला रहेगा जो 2019 में रहा था, उतनी सीटों पर ही ये लोग लड़ेंगे। वैसे भी बीजेपी जो है वो बड़ी अच्छी तरह इस गठबंधन से पहले, ये जो नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ गए हैं, इस गठबंधन से पहले पूरी कैलकुलेशन जो है बीजेपी ने की थी, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही अगर आप देखें तो अगर एलजेपी और बीजेपी को मिला लिया जाए तो लगभग 31-32% वोट जो है वो जो वोट प्रतिशत है वो बनता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, अगर आरजेडी, ये जेडीयू और लेफ्ट पार्टीज को मिलाए 45% से ज़्यादा वोट चला जाता था, तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। वैसे भी अब अगर हम देखें तो एलजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, उसमें भी 2 फाड़ हुए थे, और 2 फाड़ होने के बाद उनकी ताकत भी कम हुई है एलजेपी की। तो ऐसे में बीजेपी को ये साफ पता है कि देखिए, अगर हम पिछले चुनावों की तरफ भी देखें, सारे चुनावों की तरफ भी देखें, तो आप यूनिक पोजीशन में आप जेडीयू को पाएंगे। वो जिस तरफ गई है उस जो वो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा फायदा हुआ। जब बीजेपी की तरफ गई तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा, मतलब उस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा फायदा हुआ। ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी। बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ी तो भी उसको ज़्यादा फायदा रहा, लेकिन जेडीयू जिस कॉम्बिनेशन की तरफ गई है उस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा फायदा हुआ है। ये भी आप चुनावों से इसका आंकलन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो जेडीयू है उसकी बार्गेनिंग पावर कोई कम नहीं हो जाती अगर वो बीजेपी के साथ जाती है। तो मुझे लगता है कि वैसा ही कॉम्बिनेशन रहेगा या वैसे ही वोट शेयरिंग जेडीयू की वो तो समझ में आता ही है, बार बार अपनी सीट को बचाने में तो कामयाब रह जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन ही जाते हैं। नीतीश कुमार चाहे कितना भी उन्हें दल बदलू कहा जाए, कितना भी चाहे उन्हें पलटू कहा जाए, लेकिन फिर भी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को तो बचा लेते हैं। और देखिए, ये आरोप उन पर अब उनके साथी जो थे कल तक वो भी लगा रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि पापा को कुछ हुआ तो गिरगिट जिम्मेदार होगा, शेर अकेला है, कमजोर नहीं है, ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। और कल से ही, जब से सरकार बदली है, जब से जेडीयू ने हाथ छोड़ा है आरजेडी का, जब से महागठबंधन की सरकार से जेडीयू निकली है, तभी से रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, वो इसी तरीके के ट्वीट कर रही हैं, इसी तरीके से वो सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। कूड़े से भी कंपैरिजन कल उनकी तरफ से किया गया था नीतीश कुमार को, और एक बार फिर से कह रही हैं कि अगर पापा को कुछ होता है तो इसके पीछे गिरगिट ही जिम्मेदार होगा। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल सियासी उथल पुथल तो देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन अब लालू यादव का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।